है? बोलो। यूनिफॉर्म मोशन, मोमेंटम जीरो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है, ते मोमेंटम कांस्टेंट नॉन जीरो मतलब यूनिफॉर्म मोशन। जीरो च रेस्ट, ठीक है। अच्छा हुण इधर सुन लो, अगर बेटा थानू कोई कहे कि पार्टिकल की मोमेंटम जीरो है, ਇਹਦਾ मतलब पार्टिकल रेस्ट पे भी है तो इक्विलिब्रियम च भी है, समझ गए। तो जे थानू कोई कहे पार्टिकल दी मोमेंटम नॉन जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है बट जीरो नहीं है, तो तामी बेटा पार्टिकल इक्विलिब्रियम से है ना। तो इस करके क्योंकि सानू आदत पई है इक्विलिब्रियम दी भी पार्टिकल रुकिया होएगा रेस्ट ते है ताई इक्विलिब्रियम कहना। इक्विलिब्रियम रुके हुए पार्टिकल भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन वाला पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम च ही हुंदा वा, समझे गल नू। तो इक्विलिब्रियम की पहचान की हो गई फिर अज तो बाद। हुण अगर मैनू कोई कहे कि पार्टिकल रेस्ट पे है, तेरा मतलब वो इक्विलिब्रियम च है। अगर मैनू कोई कहे पार्टिकल से नेट फोर्स जीरो है, तावी इक्विलिब्रियम पे है। अगर मैनू कोई कहे पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो है, तावी इक्विलिब्रियम च है। अगर कोई कहे कि पार्टिकल जिहड़ा वा यूनिफॉर्म मोशन च है, तावी इक्विलिब्रियम च है, समझ आई गल। और इक्विलिब्रियम दो तरह नाल डिस्कस करते हैं भी अगर पार्टिकल रेस्ट पे है फिर आप रेस्ट मीन्स स्टैटिक, उत्थे दा उत्थे ही, तो उन्होंने कह देने स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ते अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उन्होंने कह देने डायनामिक इक्विलिब्रियम, समझे गल। पर एक गल हुण क्लियर कर लेना कि यूनिफॉर्म मोशन वाला पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम ची है। क्लियर है? देखो फिर हम तो इक्विलिब्रियम की पहचान कितना कितना कर सकते हैं तुसी। मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है ना। तो जे मैनू कोई कहे पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है, सारियां गल्लां दिमाग च आ जानियां चाहिए। तो जे इन्हां चों एक भी गल मैनू पार्टिकल बारे दसी गई है तो मैनू पता लग जाना चाहिए पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है, तो बाकी पॉइंट्स भी नाल आ जाने चाहिए है ना। इदा प्रॉपर वे च स्टडी करांगे तां कंपीटीशन की उम्मीद करनी है, उदा घोटे ला के नहीं गल बननी। दोबारा हुण इक्विलिब्रियम का जिहड़ा कंसैप्ट है, क्योंकि मोमेंटम का डेफिनेशन की पढ़ी थी आपां, प्रोडक्ट ऑफ हुण मास अगर कांस्टेंट है जो कि नॉर्मल सिचुएशन च कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होएगी, समझ गए ना गल नूं। यह मतलब एक गल होर जुड़ गई है कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास अपना वेलोसिटी भी प्रोवाइडेड मास कांस्टेंट होए, और वो हुंदा ही है नॉर्मल सिचुएशन है ना। तो जिथे मास कांस्टेंट है उत्थे मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। क्लियर है? अच्छा हुण जिहड़ा बेटा इक्विलिब्रियम नाल असीं मेनली डील करना वा, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम वालियां। स्टैटिक का मतलब हाँ
ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਪਾਰਟੀਕਲ है ना, एक टर्म होंगी है बॉडी। बॉडी कलैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। हम फर्क समझो पुत्र, जे आ एक पार्टिकल है तो ये आप इस पार्टिकल से दो फोर्सेस लगानिया है ना। हुण जिहड़ी फोर्स हुंदी है ना, फोर्स के नाल पुत्र असी नो डाउट कहने कि फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इदा कहने ना आप। पर फोर्स के नाल असी दो टर्म जोड़ते हैं होर जिहड़ियां समझ होनियां चाहिए। एक टर्म आती है फोर्स नाल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कुछ आइडिया होया कि मतलब? हुण देखो, हुण आज इस तरह थोड़े सामने दरवाजा वा, ठीक है। हुण ये जिहड़ा दरवाजा वा तो मैं इनू पकड़िया है ना, दरवाजे नू पकड़िया ते इनू खोलिया, क्या मैं दरवाजे ते फोर्स लगाई है ना, फोर्स लगाई है तां ही खुल गया ना। अच्छा, हुण जदों मैं कहना वा कि दरवाजे नू पकड़िया, हुण दरवाजा दा एडा वड्डा वा, पर पकड़िया कित्थों मैं उहनू? हैंडल तो। हुण मैं स्पेसिफिक हो गया ना कि तो मैं दरवाजे ते फोर्स लगाई, पर मैं एक्चुअली लगाई कित्थे है? हैंडल ते लगाई है। तो इसदा मतलब इस केस च जिहड़ी मैं फोर्स दरवाजे पे लगा रहा तो हैंडल की है? पॉइंट ऑफ, हाँ समझ गए भी जिस जगह पे फोर्स लग रही है, लगाई गई सीधे तौर पे, वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और जिस डायरेक्शन च फोर्स लगाई है ना, वो है, समझाई गल? उन्होंने असी कहना वहां लिखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब ए पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ फोर्स। Direction of force represents direction of action of force. ये बढ़िया बेसिक टर्म है, इन्होंने क्लियर कर लिया अपन। देखो पुत्र, हुण आ देखियो, हुण आ अगर पार्टिकल है, लिसन, तो हुण इस पार्टिकल पे केड़ी फोर्स लग रही है? F1 है ना। और ये जिहड़ी फोर्स जिद्दां ड्रॉ की गई है, यदि कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पैना, पर इनू इंटरप्रेट करना सीखो भी आ जिहड़ी फोर्स पार्टिकल पे लग रही है या लगाई जा रही है, ये शो कर रही है कि पार्टिकल पुश हो रहा, धक्का वज रहा। तो आ फोर्स, या इनू मैं इत्थे इदा शो कर देना, तो आ फोर्स की दस रही है? पार्टिकल नू F2 फोर्स पुल कर रही है, खिंच रही है ना। ये थोड़ा फर्क आ गया, पर उदा रिजल्ट ना साडे नाल कोई फर्क नहीं पैना। पर आ इदा ड्रॉ करन नाल और इदा ड्रॉ करन नाल ये सिर्फ ये फर्क आ जी, वो पुश च आ रही है कि पुल च आ रही है ना, वो फर्क पैंदा। अच्छा, लग दोनों ही फोर्सेस कित्थे रही? हाँ, पार्टिकल से है ना। ये लग दोनों फोर्सेस इको पॉइंट पे रही।
मतलब दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है। अच्छा अगली गल सुनो पुत्र, हुण आ जिहड़ी F1 फोर्स है ना, तो इहदी जिहड़ी लाइन है आ वाली फोर्स की लाइन, इहनूं असीं की कहने आ, आ जिहड़ी मैं डॉटेड लाइन शो की है ना, ये पूरी लाइन की है F1 फोर्स की डायरेक्शन ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ते F2 की डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स केड़ी है, आही है ना इदा। और जी डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वाली लाइन है ना, इनू अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जिन्ना मर्जी लंबा छोटा किया जा सकता, वो कोई फर्क नहीं पैना। अच्छा हुण आ दो फोर्सिस किहड़े ते लग रही हैं पुत्र, एक पार्टिकल से। जे मैं तीजी फोर्स लगानी होए है ना, तो वो भी इदा ही लगेगी। जे चौथी लगानी हो तो वो भी इदा ही लगेगी, है ना, पंजवीं इदा। हम तुसी एक चीज की नोट कर रहे हैं कि ये कुल कितनी फोर्सेस लग रही हैं पार्टिकल पे, और पंजा का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम है। गल सुनो, हमें से एक टर्म आ रही है कॉन्कुरेंट फोर्सेस। कॉन्कुरेंट फोर्सेस forces having same point of application, forces having same point of application are called concurrent forces. तो हुण गल नूं समझो बेटा, आ तुहाडे सामने एक पार्टिकल पे कुल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, और आ मैं हुण शो कर रहा एक बॉडी है ना, जिहड़ी मर्जी शेप की दिखा सकते हैं। हुण आ फोर्स F1 है, ठीक है, आ फोर्स F2 है, आ फोर्स F3 है। हुण इस बॉडी पे कुल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो क्या ये तीनों फोर्सेस कॉन्कुरेंट है कि नहीं है? नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि कॉन्कुरेंट होने लिए की चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम होए, है ना। अच्छा आ देखियो पुत्र, आ जड़ियां आ तीन फोर्सेस ये कॉन्कुरेंट है, बट सारियां कॉन्कुरेंट नहीं है ना। अच्छा हुण गल नूं समझो, जिहड़ी बॉडी है उहदे उपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होने की ऑप्शन है, पर जे पार्टिकल है तो पार्टिकल पे जिन्नियां भी फोर्सेस लगनियां वो हमेशा कॉन्कुरेंट ही होनी है। पता क्यों? हुण इस पार्टिकल पे जिन्नियां भी फोर्सेस लगाओगे वो इको पॉइंट की लगनी है। पार्टिकल का मतलब वो सिंगल पॉइंट का ही बनया, तो वो कोई होर ऑप्शन ही कोई नहीं। पर बॉडी के उपर जिहड़ियां फोर्सेस लगदियां वो कॉन्कुरेंट भी हो सकदियां ते नॉन कॉन्कुरेंट भी हो सकदी। इस करके पार्टिकल पे लगन वाली फोर्सेस हमेशा कॉन्कुरेंट ही होनियां वा। समझ आई है गल? क्योंकि पार्टिकल का मतलब सिंगल पॉइंट, तो सारियां फोर्सेस उत्थे ही लगनियां उसे पॉइंट पे। तो कॉन्कुरेंट फोर्सेस दा कंसेप्ट
पार्टिकल नाल जो डील करते हैं तो अंडरस्टूड है भी पार्टिकल से किसी भी पार्टिकल से लगन वाली 2 3 4 5 7 फोर्सेज हमेशा कॉन्कुरेंट ही है, पर बॉडी के ऊपर लग रही फोर्सेज कॉन्कुरेंट है कि नहीं है तो सिचुएशन तो देखना पड़ेगा, वो असी जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये फोर्सेज कॉन्कुरेंट है कि नहीं है ना, वो देखना पड़ेगा। हुण लिखो, हुण इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आइडिया पता लगा वा कॉन्कुरेंट फोर्सेज का, ठीक है। हुण बेटा अगली हैडिंग जिहड़ा लिखना वा तुसीं वो है लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम लिखो, this theorem helps to solve the problem when a particle or a body is in equilibrium under the effect of three concurrent forces मतलब ये जिहड़ी थ्योरम है वो सानू हेल्प करती है किस सिचुएशन च, अगर साडे सामने कोई पार्टिकल या बॉडी इक्विलिब्रियम च है और वो इक्विलिब्रियम का कारण कितनी फोर्सेज है 3 कॉन्कुरेंट फोर्सेज, तो ये सानू हेल्प करती है। हुण ये जिहड़ी लेमीज थ्योरम है तो ये अकॉर्डिंगली बेटा अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करा कि मान लो आ एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल से लगन वालियां कितनी फोर्सेस होनी चाहिए 10, और पार्टिकल से तो फोर्सेस कॉन्कुरेंट ही है ना, और पार्टिकल इक्विलिब्रियम कदों होएगा जदों इन्हां तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होएगा। गल दोबारा सुनो पुत्र आराम नाल, अगर तीन फोर्सेस एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही वा और तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है तो उस केस च बेटा ये जड़ियां 3 फोर्सेस है इन्हां दे मैग्नीट्यूड्स आपस किदां रिलेटेड है। तो देखो आ बेटा एंगल कादे च बन रहा F1 और F2 इनू कहता अल्फा, आ एंगल कादे च बन रहा F2 ते F3 है ना, तो आ एंगल कादे च बन रहा इनू कहता गामा।
ठीक है, हुण ध्यान दिओ, हुण आ जिहड़ी F1 फोर्स है इहदे सामने एंगल किहड़ा F2 दे सामने और F3 दे अल्फा है ना। हुण क्योंकि स्टार्ट करते हैं असीं हमेशा F1 तो इसका मतलब आ जिहड़ियां तीन फोर्सेस है, पहली फोर्स किहड़ी होएगी F1 है ना, F1 होएगी। गल नूं समझो, सिर्फ मतलब सिंपलीफाई करने वाली गल ही है भी सौखे तरीके नाल। तो F1 जिहड़ी फोर्स है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड F1 लिख लिया और ਉਹਨੂੰ डिवाइड पता किहदे नाल करना, एक ਇਹਨੇ दसना वा लैमिस थ्योरम ने। वो कहना भी F1 जिहड़ी पहली फोर्स है ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड ਨੂੰ डिवाइड करो पहली फोर्स के सामने जिहड़ी फोर्स है ना, पहली फोर्स के सामने सॉरी जो एंगल है उस एंगल के साइन नाल। फिर कहना जिहड़ी सेकंड फोर्स है ना ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड ਨੂੰ किहदे नाल डिवाइड करांगे, ਉਹਦੇ सामने जिहड़ा एंगल है ਉਹਦੇ साइन नाल, साइन गामा हो जू। जिहड़ी तीसरी फोर्स है ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड ਨੂੰ किहदे नाल डिवाइड करांगे करके, कहना ये तीनों रेशियोज बराबर है। तो ये कहना रेशियोज बराबर है ना, और ये गल दसन वाली नूं असीं कहने आ लैमीज थ्योरम है ना, इसका रिजल्ट याद रखना। क्लियर। हुण इनू यूज करना सीखना आपां। तो लिखो न्यूमेरिकल देखो भाई, लिखो बेटा आ ड्रॉ करो जो थोड़े सामने आ डायग्राम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मान लो आ दीवार है और ये छत है, सीलिंग है, वॉल है ना। हुण की करो बेटा, मान लो थोड़े सामने आ एक स्ट्रिंग है, आ एक स्ट्रिंग है, ठीक। हुण आ जिहड़ी स्ट्रिंग है थोड़े सामने मासलैस, इस स्ट्रिंग का एक एंड किहदे नाल कनैक्टेड है वॉल नाल, जिहड़ा दूजा एंड है वो छत नाल है, ठीक है। तो भाई एक एंड इत्थे बन्निया होया स्ट्रिंग का, दूसरा छत नाल बन्निया, ते विच की कीता असीं जिद्दां आ स्ट्रिंग एडा जा रही है ना, ਉਹਦੇ किसी पॉइंट पे असीं होर स्ट्रिंग बन के मास लटकाता। तो थोड़े सामने ये जिहड़ा सिस्टम आएगा तो आ इदां आ गया बेटा, तो आ सिचुएशन बन गई। समझ गई गल नूं। मतलब आ जिहड़ी रस्सी है ਇਹਦੇ एक पॉइंट पे आपां मास लटकाता है ना, आ भी स्ट्रिंग ही है। हुण ये पूरा सिस्टम जदों लटक रहा है किहड़ी स्टेट च है, इक्विलिब्रियम स्टेट च। ठीक है। हुण देखो आ जिहड़ा पॉइंट है ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ नाम रख दिंदे आ ओ,
इस पॉइंट के आले दुआले कुल कितनियां स्ट्रिंग्स है? 3 है ना। तो हर स्ट्रिंग दे विच की पैदा होनी है? टेंशन। हुण मान लो आपां इनू कहने आ, इनू कह दिंदे आ नंबर 1 स्ट्रिंग, इनू कह दिंदे आ नंबर 2 स्ट्रिंग, इनू कह दिंदे आ नंबर 3 स्ट्रिंग। तो अगर बेटा थानू कोई कहे कि जी नंबर 1 स्ट्रिंग है ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ टेंशन पैदा हो रही है, तो ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ जवाब देवांगे T1 टेंशन। और जी T1 टेंशन आप डायग्राम च दिखाई है कि पॉइंट O ते एक्ट कर रही है, पॉइंट O ते लग रही है। और डायरेक्शन हमेशा टेंशन की किस तरह नजर आनी चाहिए है? पुलिंग वाले केस है ना, मोड च। तो O पॉइंट पे स्ट्रिंग नंबर 2 भी टेंशन लगाओ किधर नू? है केड़ी? नहीं नहीं बदल वाक हो गया ना पुत्र, मास बनने नाल 2 हिस्से हो गए ना स्ट्रिंग दे, अलग हो गया, अलग हो गया, विच मास अटैच हो गया ना। ते आ जेडी नंबर 3 स्ट्रिंग है T3, ठीक है। हुण ये पूरा सिस्टम की है? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब O पॉइंट पे नेट फोर्स कितनी है? सिर्फ O पे नहीं, बॉडी पे भी नेट फोर्स। ਇਹਦੇ ਤੇ कोई होर फोर्स लग रही है? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ फोर्स लगेगी? वेट और है? हाँ, स्ट्रिंग नाल अटैच नहीं है। आ वाली टेंशन जी है स्ट्रिंग O ते लगा रही है और आ टेंशन मास पे लगानी है। हुण मास आ जी बॉडी इक्विलिब्रियम च है, ਇਹਦੇ ਤੇ नेट फोर्स पर सामने तो लग रही है। हाँ, तो नेट फोर्स 0 का मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ T3 और mg बराबर है। तो ये रिजल्ट आ गया। अगर बेटा आप इस एंगल नू लईए ते थीटा कर देने हैं, तो क्या तुसी सोच के दस सकते हैं कि T1 ते T3 च एंगल कितना? T1 ते T3 च एंगल है? T1 की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो T3 की, तो एंगल अच्छा, क्या तुसी T2 ते T3 च एंगल दस सकते हैं? हैं? दस सकते हैं? 90 प्लस थीटा। नहीं तो देखो ना, आ मैं लाइन इमेजिन करा, आ दोनों पैरेलल लाइंस है, तो आ एंगल और आ एंगल, तो फिर आ एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा, ठीक है। हुण आ एंगल दस सकते हैं? वन 180 माइनस थीटा, क्योंकि आप पूरा एंगल 180 है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ मिस हो गया, तो बाकी बचा एंगल माइनस थीटा, है ना। हुण
ये जो पॉइंट ओ है क्या ये इक्विलिब्रियम च है, क्योंकि दिता होया ने सानू दस्या इस पॉइंट पे कितनियां फोर्सेस लग रही हैं, 3 फोर्सेस, तीनों कंकरेंट है। इसका मतलब केड़ी थ्योरम लगा सकते हैं, लेमीज थ्योरम। हुण लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली T1 दी रेशो किहदे नाल आएगी, तो T1 के सामने एंगल है 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा है ना, वो बाद चो लिख लेने। तो T2 की रेशो साइन 90, तो T3 की रेशो और ये बराबर है, तो T1 ओवर कॉस थीटा, T2 ओवर 1, तो T3 ओवर साइन थीटा, है ना। ठीक है, और T3 के बराबर है, mg के बराबर है। तो जे आप इनू इक्वेट करिए कर सकते ना दोनों को इक्वेट, तो T3 के बराबर है, इसका मतलब फिर T2 कितना हो जू mg बाय साइन थीटा, है ना। जे आप इन्हां दोनों को इक्वेट करिए कर सकते हैं, या इन्हां भी कर सकते हैं, इनू इहदे नाल भी इक्वेट कर सकते हैं, वो थोड़ी। तो T1 कितना हो जू T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2, पर T2 आप कितना प्रूव किया, तो T1 इज इक्वल टू mg बाय tan थीटा भी लिख सकते हैं, या ऊपर cos थीटा लिख सकते हैं। समझ आई गई। अच्छा, तो इस तरह आप डिफरेंट पार्ट दियां फोर्सेस निकाल सकते हैं ना सिस्टम दियां। तो ये जिहड़ा आपां न्यूमेरिकल सॉल्व किया है किहदी बिहाफ ते कीता, हाँ, इनू असीं कंपोनेंट्स दी टर्म च भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएंगे। नोट हो गया। तो हुण इनू ही दोबारा आ वाली डायग्राम थानू बनानी पैनी है, बनाओ, बनानी पैनी पुत्त, मैं तो इत्थे रब कर देना ना इहदा। अच्छा, आ डायग्राम बनानी गर्व तुहानू समझ आ रही पुत्र, विश्व बस लास्ट ही है बात। आ देखो हुण इसी प्रॉब्लम नू ना तुसी कंपोनेंट्स दी टर्म च भी कर सकते हैं। उहदे च की करना तुसी, एक ना पुत्र आ हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी, एक वर्टिकल ले लेनी है, ठीक है। तो जेड़ियां फोर्सेस है ना वो या तो हॉरिजॉन्टल वाल या वर्टिकल वाल होनी चाहिए वा। T1 हॉरिजॉन्टल वाल है, T3 वर्टिकल वाल है, पर
T2 नहीं है तो ये की बना देने, तो T2 का इस तरफ कंपोनेंट बनेगा T2 cos थीटा और इधर बनेगा T2 sin थीटा। तो आ वाली इक्वेशन तो सेम ही रहनी है, पर जो आप T2 दे दो कंपोनेंट्स बनाते तो हम कुल कितनी फोर्सेस हो गई? चार। चार विचों आ वाली दोनों फोर्सेस कैंसल आउट मतलब बैलेंस करेंगे, तो आ दोनों भी एरा मतलब T1 की आजू T2 cos थीटा ते T3 की आजू T2 sin थीटा, पर T3 की वैल्यू कितनी है? तो यह मतलब T2 आ जाऊगा ठीक है, वही रिजल्ट आया ना। तो आ T2 इसे पुट कर दो और T1 आ जाए। मतलब दोनों ऑप्शन है तुसी यूज कर सकते हैं। तो इन्हां फोर्सेस दे कंपोनेंट्स बनाने हैं, फिर आप इक्वेट कर लेना ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम च इस करके जिन्नी लैफ्ट ਨੂੰ फोर्स होनी उन्नी राइट ਨੂੰ होनी, जिन्नी ऊपर ਨੂੰ होनी उन्नी नीचे ਨੂੰ होनी, उतों इक्वेशन बन जानी।